गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और चलिए आपको बताते हैं कि आज की कौन सी वो खबरें हैं जिन बनेंगी सुर्खियां और उन पर रहेगी हमारी नजर। आज दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है। इसका प्रसारण होगा, जो जाहिर तौर पर जो व्यापक स्तर पर तैयारियां की थी उसको लेकर भी नजर रहेगी। साथ साथ भरतपुर भी आपको लेकर चलेंगे, जहां पर आंदोलनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच चली वार्ता में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा यही वजह है कि आज भी सैनिक समाज का आंदोलन जारी रहेगा। और आखिरकार क्या रणनीति रहने वाली आंदोलनकारियों की, बताएंगे आपको। राजस्थान राज्य तैराकी संघ की आगामी प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है और आज राज्य तैराकी संघ की प्रेस वार्ता भी होनी है। प्रेस वार्ता पर भी नजर रहेगी। साथ ही आपको दौसा लिए चलेंगे, जहां पर आस्था का सैलाब आज उमड़ने वाला है। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी, जिसमें 2100 महिलाएं कलश यात्रा लेकर शामिल होंगी और आस्था का हर रंग हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ बात मौसम की भी होगी, क्योंकि आज भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। कुछ जिलों में बारिश के साथ आंधी भी देखने को मिलेगी। हालांकि 1 मई को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कुछ कम रहने वाला है। तो पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री एक बार फिर देशवासियों से अपने विचार को साझा करेंगे। राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ 2014 में शुरू हुआ मन की बात का सफर उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जिस पर पूरे देश को गर्व है। राष्ट्र से प्रधानमंत्री के संवाद का यह सफर कैसा रहा? मन की बात ने कैसे करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी, प्रतिभाओं को पहचान दिलाई? आइए जानते हैं। 3 अक्टूबर 2014 देश के लिए ये ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। मन की बात का ये साथ अपने पीएम मोदी की मन की बात का पहला एपिसोड था ये। उस रोज पीएम मोदी ने वादा किया था कि वो इस सफर को आगे भी जारी रखेंगे और हर बार की तरह वो अपने वादे पर खरे उतरे। पिछले 9 सालों से मन की बात का सफर अनवरत जारी है और अब ये सफर ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला है जो पीएम मोदी का अडिग संकल्प देशवासियों से असाधारण संवाद की शानदार सफलता का उदाहरण भी है। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण होगा। पीएम मोदी एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। जिस बेसब्री से इस पल का इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं, उसी बेसब्री से पीएम मोदी को भी इसका इंतजार है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। मन की बात का 9 साल का ये सफर शानदार रहा। हिंदी से शुरू हुई मन की बात का अंग्रेजी संस्करण 31 जनवरी 2016, जबकि संस्कृत संस्करण 28 मई 2017 से शुरू हुआ था और अब मन की बात 23 भाषाओं और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। इस संवाद में प्रधानमंत्री न सिर्फ अपने विचार साझा करते हैं, देश के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं को, असाधारण उपलब्धियों को समाज के सामने भी लाते हैं। अब तक प्रसारित 99 कड़ियों में प्रधानमंत्री ने 700 से ज्यादा लोगों और संगठनों की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इससे न सिर्फ उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन मिलता है, देश को प्रेरणा भी मिलती है। किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं।
आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की शुरुआत की। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था। और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी हैं और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है। इस मौके पर दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया, जिसका थीम था आह्वान से जन आंदोलन तक। इस कॉन्क्लेव में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं, जहां सबने एक स्वर में राष्ट्र निर्माण में मन की बात की भूमिका की तारीफ की। I think मन की बात has had a huge impact on the people of India और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। ये असली लीडरशिप की निशानी होती है जो लोगों से जुड़ता है, सुनाता है, सपने के साथ जोड़ता है, अपनी सोच के साथ मिलाता है, लोगों को सूचित करता है और लोगों को चुनौती भी देता है कि आप भी ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इंस्पायर करता है और रिकग्नाइज भी करता है। ये मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई है। पीएम मोदी की मन की बात एक ऐसा मंच बन गया है जो प्रधानमंत्री को लोगों का दोस्त बना देता है, एक ऐसा मंच जो साधारण लोगों को देश का हीरो बना देता है, जो देश की समृद्ध संस्कृति परंपराओं से लोगों का परिचय कराता है। स्पोर्ट्स की बात हो या पर्यावरण संरक्षण की, मन की बात ने हर क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। 2017 में प्रधानमंत्री ने गौरैया बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद इस अभियान के प्रति लोगों की इतनी जागरूकता बढ़ी कि अमेरिका सहित कई देशों के पर्यावरण प्रेमी इसमें शामिल हो गए। अभी कुछ सालों पहले से स्पोर्ट्स को बहुत वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पोर्ट्स को इतना एंकरेज करते हैं, कोई भी कंपटीशन जाने से पहले, कंपटीशन के बाद हमें मोटिवेट करते हैं और स्पेशली बुला के हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो एक तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें एज एन एथलीट होके। तो डेफिनेटली जिस तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम और आगे जाएंगे। मन की बात सिर्फ संवाद नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है, जिसे पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जब मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है, पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, मन की बात का 100वां एपिसोड है, लिहाजा प्रदेश बीजेपी बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेगी। हर विधानसभा में 100 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांचौर के पथमेड़ा गौशाला में सुनेंगे मन की बात का प्रसारण। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर नगर विधानसभा के सीकरी में भाग लेंगे। सांसद रंजीता कोहली भरतपुर में मौजूद रहेंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में मौजूद रहेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर में लोगों के साथ नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण सुनेंगे। तो मन की बात का 100वां एपिसोड है, लिहाजा न सिर्फ बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है, बल्कि देखिए राजभवन में भी मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र 100वां एपिसोड सुनेंगे। इसके साथ साथ 60 पद्म पुरस्कार विजेता और कई गणमान्य लोग यहां मौजूद रहेंगे। मन की बात के बाद राज्यपाल का संबोधन भी होगा। महत्वपूर्ण होगा देखना क्या कुछ कलराज मिश्र अपने संबोधन में कहते हैं। तो आज महत्वपूर्ण दिन है, मन की बात के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 100वां एपिसोड का आज प्रसारण, लिहाजा बीजेपी ने इसे सफल बनाने के लिए और लाखों लोगों तक इस प्रसारण को पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। आज राजभवन में भी
100वां एपिसोड सुना जाएगा। कलराज मिश्र खुद 60 पद्म पुरस्कार विजेता और कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में 100वां एपिसोड सुनेंगे। इंतजार हो रहा है 11 बजे का, जब ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड का प्रसारण होगा और इसको लेकर लगातार तैयारियां युद्ध स्तर पर कई दिनों से चल रही थी। साथ ही यूएन में भी आज आपको बता दें कि 100वें एपिसोड का टेलीकास्ट आज होना है। एक ऐसा प्रोग्राम जो सीधे गांव तक, किसानों तक, लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचता है और लिहाजा इसी को लेकर बीजेपी ने व्यापक स्तर की तैयारी की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। रंधावा ने कहा कि कोरोना से पहले जो बगावत हुई उन पास्ट की बातों को मैं लेकर नहीं चलना चाहता, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कांग्रेस को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, जो पास्ट है उससे सबक भी लेना चाहिए। साथ ही रंधावा ने अभी मंत्रिमंडल फेरबदल से इनकार कर दिया है। मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर कहा कि सभी कहेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी मंत्रिमंडल फेरबदल पर इस तरह का कोई विचार नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पहले बगावत हुई कोरोना से पहले या उसके, मैं उस बातों को, मैं पास्ट को नहीं ज्यादा लेकर चलना चाहता। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हम लीडरों को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और साथ साथ पास्ट का जो है उसके सबक भी लेना चाहिए कि दोबारा आइंदा ऐसी गलती ना हो। रंधावा जी, क्या कैबिनेट रिशफल करना चाहिए कि आपको लगता है कि राजनीतिक माइलेज मिलेगा अगर ऐसा होता है? अगर सभी कहेंगे फिर करेंगे, पर मेरे ख्याल में अभी ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। आपने कुछ मंत्रियों ने आपसे मुलाकात की आज? मेरे मंत्रियों से भी मैंने उनका पूछा है कि जो एक वो ही नहीं होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट के बारे में काम कर रहे हो, आपको साथ साथ संगठन के लिए काम करना चाहिए। जो आदमी संगठन के लिए काम नहीं करेंगे, जब हम वोट के लिए जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, उस टाइम संगठन की बात ही होगी, गवर्नमेंट की नहीं। इसलिए मैं संगठन को मजबूत करने के लिए इन सभी से बात कर रहा हूं। सियासी सफर में जीत के लिए स्ट्रैटेजी के साथ एकता की भी जरूरत होती है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है और इसीलिए विरोधी समझे जाने वाले नेताओं का मतभेद दूर कराकर उन्हें एक मंच पर लाया जा रहा है। बीकानेर से ऐसी एक रिपोर्ट। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। चुनावी साल है इसलिए असंतोष दूर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, बीकानेर से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है। ये तस्वीर इस बात पर मोहर लगा रही है कि प्रदेश के दो प्रभावी माने जाने वाले नेता मनमुटाव भुलाकर अब साथ आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर बीकानेर के श्री डूंगरपुर में आयोजित सीएम के एक कार्यक्रम के दौरान की है। तस्वीर में एग्रो बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी, आपदा राहत और प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल को मिठाई खिलाकर मनुहार करते नजर आ रहे हैं। एग्रो बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी और मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बीच अदावत कांग्रेस में चर्चा का सबब बन रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेलीकॉप्टर में दोनों नेताओं के बीच पैचअप कराया। सोनिया सर गोदारान जाते वक्त रामेश्वर डूडी ने मंत्री गोविंद राम मेघवाल को मिठाई खिलाकर सियासी अदावत में सुलह के संकेत दिए। गौरतलब है कि 26 अप्रैल को जसरासर में आयोजित किसान सम्मेलन में रामेश्वर डूडी ने सियासी ताकत दिखाई थी। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा आधा दर्जन मंत्रियों ने मंच साझा किया। लेकिन खाजूवाला से ही विधायक और मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने डूडी के इस कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। वहीं गुसाईसर बड़ा में शनिवार को सीएम के एक कार्यक्रम में दोनों ही धुर विरोधियों ने मंच साझा किया। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भी ठीक इसी तरह सीएम गहलोत और सचिन पायलट को मंच पर एक साथ लाकर सुलह कराने के संकेत दिए थे, लेकिन गहलोत और पायलट को लेकर फिर तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी। इसलिए डूडी और मेघवाल के बीच की सुलह पर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ इसे दिल मिलने की घटना मान रहे हैं तो कुछ सुलह के पीछे सियासत देख रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से मनीष दाधीच की रिपोर्ट।
टोंक में गुर्जर नेता विजय बंसेला ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में चल रहे सैनिक समाज के आंदोलन का समर्थन करते हुए बैंसला ने कहा कि एमबीसी के 5% आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। बैंसला ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मई का महीना भी करीब आ रहा है, माली समाज सहित अन्य जातियों के आरक्षण की मांग हो रही है। ऐसे में गुर्जर नेताओं ने पहले भी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 5% आरक्षण के अलावा किसी भी कोटे से आरक्षण देने में दिक्कत नहीं है। जी ने ये बात लोकसभा में उठाई है। रंजीता जी ने कहा है कि हम इसको उठाएंगे और पूरे समाज और आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बात यह है कि सेंटर को हमारे 5% आरक्षण को नवी अनुसूची में डालना चाहिए, क्योंकि पूरा समाज ये चाहता है। और भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आरक्षण को लेकर सैनिक समाज का आंदोलन लगातार जारी है। 2 मई तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई है और अब रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग को जाम करने की सैनिक समाज की तरफ से चेतावनी दी गई है। देखिए, 10 दिन हो चुके हैं लगातार हाईवे को जाम कर सैनिक समाज के लोग बैठे हुए हैं आरक्षण की मांग को लेकर। और अब न सिर्फ हाईवे जाम, बल्कि उनका कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो रेलवे ट्रैक और सड़क मार्गों को भी हम जाम कर देंगे। उन्होंने भी इस बात के लिए आग्रह किया कि साहब हम चाहते हैं कि उनका ससम्मान अंतिम संस्कार हो जाए, परंतु खुद घर वाले और गांव वाले भी इस बात से आशंकित हैं कि आंदोलनकारी जो पास ही हाईवे पर कई दिनों से जाम किए हुए हैं, उनमें से इस बात की संभावना है कि कुछ असामाजिक तत्व किसी प्रकार की अप्रिय घटना इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने की कर सकते हैं। इसी सब बातों को लेकर के ग्रामीणों और परिवारजनों के साथ साथ जो आंदोलनकारी हैं, उनको भी बुला करके उनके कुछ प्रतिनिधियों से वार्ता की गई। उन्होंने कुछ बातें रखी, कुछ बातें आंदोलन के शुरुआत से लेकर के उन्होंने करी। मृतक मोहन सैनी के मृत्यु के बाद जो उनकी डिमांड्स थी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और इत्यादि, उन बातों को भी दोहराया। खबर दौसा से है। मेहंदीपुर बालाजी में आईपीएल मैचों का सट्टेबाजी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने धर्मशाला में मौजूद बुकी राहुल प्रजापति और जतिन शाह निवासी अजमेर को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मोबाइल के जरिए सटोरियों से बड़ी बुकियों की डील करवा रहे थे। पुलिस ने मौके से 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप बरामद किया है। फिलहाल दोनों बुकियों से पूछताछ की जा रही है ताकि आईपीएल के बड़े बुकियों तक पुलिस पहुंच सके। और राजसमंद के नाथुवादा से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हाईवे पर बने बस स्टॉपेज से दरअसल बेकाबू बस टकरा गई। अहमदाबाद से लाडू इलाके में जा रही थी बस, इस दौरान मारडी इलाके में यह हादसा हो गया। हादसे की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से बेकाबू होकर ये बस टकरा गई है डिवाइडर से। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं। चौरस्ता आया है, चौरस्ते पे पिकअप वाला है, उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने इधर दिया तो पिकअप वाले ने फिर आगे ले लिया। फिर आगे क्या हुआ पता नहीं, दीवार पे पत्थर से गिरे, आगे था, उसके बाद पता नहीं। फिर ड्राइवर वाले जो सीट थी ना, इधर वाले को कुछ नहीं हुआ, उसको बेचारे इसके एक की लगी थी भाई के, भाई किसी की कुछ नहीं लगा, लेकिन एकदम सारे दब गए नीचे और बोल रहे चिल्ला रहे भाई निकालो, लेकिन लोग वीडियो बना रहे थे, निकालने कोई नहीं आया। अभी सूचना मिली नाथद्वारा थाने को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक बस जो अहमदाबाद से चूरू को जा रही थी, जिसका एक टेम्पो को बचाने के चक्कर में कोई एक्सीडेंट हुआ और वो पास में एक सराय से टकराई, जिसमें यहाँ पर हॉस्पिटल में सभी मरीजों को लेकर आए
उसमें से 3 ब्रॉड डेड थे, मृतक पाए गए, और बाकी जो 9 है अभी तक जिनका इलाज चल रहा है। अभी एक और 10वां आया है। 9 में से 1 की हालत गंभीर थी केवल, जिसको हॉस्पिटल उदयपुर में रेफर किया गया है। और बीकानेर से भी सड़क हादसे की खबर है, जहां पर कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल सड़क हादसा ये बीकानेर में हुआ। निजी बस बताई जा रही है, बारातियों से भरी हुई और ट्रक से जोरदार इसकी टक्कर हुई। बस में सवार करीब 24 लोग यानी कि 2 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज घायलों का चल रहा है। तो बीकानेर से सड़क हादसे की खबर, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 24 लोगों के घायल होने की जानकारी। ये एक निजी बस है, बारातियों से भरी हुई थी और अचानक ये ट्रक से टकरा गई और इस टक्कर में 24 लोग घायल हो गए। बीकानेर से सड़क हादसे की खबर है, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है। ये एक निजी बस है, बाराती इसमें भरे हुए थे और दरअसल ये जो बस थी वो बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई और इस टक्कर में 24 लोग घायल हो गए। बाड़मेर से खबर है, जहां पर डीएसटी टीम के निशाने पर तस्कर आ गए हैं। बदमाशों का डीएसटी टीम ने पीछा भी किया और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार भी हो गए। पुलिस ने जिले भर में हालांकि नाकेबंदी कराई है। कई पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार बदमाशों की तलाश कर रही हैं। तो एक बार फिर यहां पर बदमाशों की तरफ से फायरिंग का मामला सामने आया है। नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर नागौर जिले में ओलावृष्टि हुई। कई गांवों में ओले गिरे हैं। जायल क्षेत्र में ओलावृष्टि की खबर है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव जहां पर सफेद चादर आप देख सकते हैं ओलों की बिछी हुई है। जिले के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश भी हुई। एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ओलावृष्टि जाहिर तौर पर किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। फसल जो खड़ी है उनको नुकसान पहुंचाया। और देखिए, जहां पर आप नजर घुमाएं वहां तक सफेद चादर नजर आ रही है। कोई स्नोफॉल नहीं है, बल्कि ये नागौर के गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त ओलावृष्टि हुई और सफेद चादर बिछ गई। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर स्वर्णनगरी में रात 12 बजे तक बारिश जारी रही। जैसलमेर शहर में जमकर बदरा बरसे हैं। शहर की गलियों में हालांकि पानी भी जमा हो गया। शहर के निचले हिस्से में भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तेज हवाओं ने ठंड का एहसास भी कराया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था और प्रेडिक्शन जो था वो सही साबित हुआ। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए कई शहरों की गलियां जो लबालब पानियों से भरी हुई हैं और जल जमाव की स्थिति यहां पर। ऐसे में लोगों को आने और जाने में दिक्कत जरूर हो रही है। तो स्वर्णनगरी में रात 12 बजे तक बारिश का दौर जारी रहा। जमकर बरसे हैं बदरा और गर्मी से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इन सब के बीच में जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई। शहर का जो खासतौर पर निचला हिस्सा है वहां पर जल जमाव की स्थिति, ऐसे में लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतें हुई। तो गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में ट्रेनों में भारी भीड़ भी हो रही है। लोगों को रिजर्वेशन मिलने में तकलीफ हो रही है। लोग समय से पहले ही तय तारीख के लिए रिजर्वेशन चाहते हैं और रिजर्वेशन आसानी से मिल नहीं रहा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। उधना से भगत की कोठी के बीच नई रेल शुरू की गई है, जो 26 जून तक चलेगी। 11 ट्रिप इसकी रहेंगी। इसके अलावा बलसाड से उदयपुर के बीच रेल के 11 फेरे लगाए गए हैं। 27 जून तक ये चलेंगे। इससे जाहिर तौर पर यात्रियों को खासी राहत महसूस होने वाली है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को दोबारा धमकी भरा कॉल आया है। विधायक ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को सीएम को बकायदा लेटर लिखा। धमकी भरे कॉल में बदमाश ने कहा है, आप अभिनेश महर्षि बोल रहे हो ना? मैं कह रहा हूं कि अभी सुजानगढ़ में हमारे आदमियों ने फायरिंग की है, जिसमें हमारा एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। उसे रिहा करवा दीजिए, नहीं तो आपका वही हाल होगा।
दरअसल विधायक अविनेश महर्षि को दूसरी बार धमकी मिली है। इससे पहले 12 अप्रैल को रोहित गोदाला के नाम से फिरौती मांगने को लेकर भी धमकी दी गई थी। इससे आहत होकर विधायक महर्षि ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को शाम 5:18 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पर ही थे। इस दौरान उनके मोबाइल पर धमकी भरा फोन आया। महर्षि ने लेटर में लिखा है, ये धमकी सुजानगढ़ में जेडीजे ज्वेलर्स में हुई फायरिंग के तुरंत बाद दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।